नमस्कार दोस्तों, लॉजिक पेज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर ACP 1। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर का हमने जो नेटवर्किंग का जो पार्ट है वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे नेटवर्किंग के क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा नेटवर्किंग का मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मेल मैसेज फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम मेल ट्रांसमिट करते हैं तो सपोज करिए ये यूजर एजेंट जैसे ये यूजर एजेंट हमारा A है और हमें यूजर एजेंट B के पास हमें मेल ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो जब भी हम मेल ट्रांसमिट करते हैं तो सबसे पहले ये मेल जाएगा हमारे मेल सर्वर पर। ठीक है, जो कि यूजर A का मेल सर्वर होगा। ठीक है, तो जब यूजर A जब मेल सेंड करेगा तो SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हुए वो क्या करेगा, अपना मेल ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, नाउ फिर अब एक मेल सर्वर से डेटा जाएगा जो आपका यूजर B है उसके रिसीविंग सर्वर पर। तो ये भी एक मेल सर्वर है, तो एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर पे भी जब डेटा जाता है तो वही हम SMTP यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब मेल जब हमारा, जैसे कि आप देखते हैं जब आप मेल सेंड करते हैं तो आपके मेल सर्वर पर दो चीजें होगी, एक इनबॉक्स होगा और एक आउटबॉक्स होगा। अब अगर आपने मेल सेंड किया तो इसका मतलब आप अभी आउटबॉक्स में मिल गया आपका। नाउ अब आउटबॉक्स से आपका जो आउटबॉक्स है वहां से अब कहाँ जो यूजर B है उसके इनबॉक्स में मेल जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके अगर यूजर B कोई भेजेगा मेल तो उसके भी आउटबॉक्स होंगे। ठीक है, नाउ अब आपका जो मेल भेजा था वो यूजर B के इनबॉक्स में है। अब यूजर B क्या करेगा, उन मेल को एक्सेस करेगा। तो एक्सेस करने के लिए जो हम प्रोटोकॉल को यूज करते हैं वो होता है हमारा या तो POP3 या फिर IMAP। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, यूज फॉर ट्रांसफरिंग मीन्स हमें मेल सेंड करना है। तो मेल सेंड करने के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो होता है हमारा SMTP। तो यहाँ पे ऑप्शन D जो है वो हमारा राइट आंसर है। ऐसे मेल एक्सेस प्रोटोकॉल पूछा जाए तो POP3, IMAP और HTTP ये हम वहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाउ हम देखिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ईमेल सर्वर टू मेंटेन ए सेंट्रल रिपोजिटरी दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी मशीन। है ना, कि अब हमारा मेल सर्वर पे चला गया। अब जो यूजर B है वो मेल एक्सेस कर सकता है कहीं से भी, वो अपने ऑफिस से भी कर सकता है, घर से भी कर सकता है। तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो वहां पे यूज किया जाता है IMAP। ठीक है, अगर आपने POP3 यूज कर लिया तो POP3 में क्या होता है कि अगर आपने ऑफिस पे अगर मेल एक्सेस कर लिया तो वो मेल वहीं पे डाउनलोड हो जाएंगे। नाउ फिर वो आप अपने घर से अगर वो सेम मेल को चेक करेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि POP3 में क्या होते थे, हमारे मेल डाउनलोड हो जाते थे उसी सिस्टम पे जहाँ पे हम मेल एक्सेस कर रहे हैं। और IMAP में जो कि आज की डेट में हम यूज करते हैं एक तरीके से, तो वो कौन सा होता है IMAP, जिसे हम कहीं पे भी अगर हम एक्सेस करके देखें हमारे मेल सर्वर को तो हमारा मेल वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे IMAP हमारा जो है राइट आंसर है। नाउ देखिए, एक वेब क्लाइंट है जो कि सेंड कर रहा है एक रिक्वेस्ट टू ए वेब सर्वर। ठीक है, कि कोई भी क्लाइंट है जिसने एक रिक्वेस्ट सेंड करी है किसको, वेब सर्वर को। एंड द वेब सर्वर ट्रांसमिट ए प्रोग्राम टू द क्लाइंट आंसर्स। ठीक है, क्लाइंट का जो भी आंसर है उसका वो रिप्लाई एक तरीके से भेज रहा है, इज एग्जीक्यूटेड एट द क्लाइंट साइड, जो कि क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होने वाला है। तो इट क्रिएट वेब डॉक्यूमेंट्स। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एक वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है। तो व्हाट सच वेब डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड, तो वो वेब डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाएगा। तो देखिए, जब हम कोई डायनेमिक पेज बनाते हैं, डायनेमिक वेब पेज आपने सुना होगा, दो तरह के वेब पेज बनाते हैं हम, स्टैटिक और डायनेमिक। तो डायनेमिक वेब पेज बनाते हैं तो वो कहलाता है हमारे एक्टिव पेजेस, है ना। तो वो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा, वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, एक्टिव वेब पेजेस। ठीक है, वेब डॉक्यूमेंट्स। नाउ देखिए क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारा, which of the following protocols is an application layer protocols। ठीक है, कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, that establish, manage and terminate the मल्टीमीडिया सेशंस। मल्टीमीडिया सेशंस के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, एक तो होता है हमारा सेशन लेयर, है ना, जो कि पूरा सेशन मेंटेन करता है। एक मल्टीमीडिया पे हम
जो हमारे कंटेंट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनको सेशन मैनेज करने के लिए हम जो यूज करते हैं प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे, वो होता है हमारा सेशन इंटरमीडिएट प्रोटोकॉल। तो इस ऑप्शन डी जो है यहाँ पे वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ देखिए आगे, इन ए स्लाइडिंग विंडो ARQ स्कीम द ट्रांसमिटर्स विंडो साइज इज n। ठीक है, तो हम स्लाइडिंग विंडो की बात कर रहे हैं और स्लाइडिंग विंडो पे हम बोल रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसमिटिंग विंडो है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा स्लाइडिंग विंडो होता है उसमें हम जानते हैं कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ से हम जो पैकेट सेंड करेंगे वहाँ पे हमने एक स्लाइडिंग विंडो लगा रखी है। ऐसे ही हमने रिसीविंग साइड पे भी हम एक विंडो लगा रखी है जिसमें से हमारे पैकेट्स हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे को बोला जा रहा है कि जो स्लाइडिंग जो है विंडो, उसकी जो ट्रांसमिटिंग विंडो की साइज है वो दे रखी है हमारे को n। ठीक है, और रिसीवर की हमें दे रखी है यहाँ पे m दे रखी है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड टू एंश्योर करेक्ट ऑपरेशंस ऑफ द ARQ स्कीम्स। तो हमारे को कितने मिनिमम नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर की रिक्वायर्ड पड़ेगी, यूनिक सीक्वेंस नंबर की रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है हमारा कि जैसे अगर हम बात करें स्टॉप एंड वेट, तो स्टॉप एंड वेट पे जानते हैं हमारा 1 होता है स्लाइडिंग विंडो एक तरीके से रिसीविंग साइड, और एक तरीके से हमारा ट्रांसमिटिंग साइड भी हमारी क्या होगी। वैसे तो हमारे स्टॉप एंड वेट में स्लाइडिंग विंडो होती नहीं है, जस्ट वहाँ पे एट ए टाइम एक पैकेट भेजा जाता है और एक पैकेट हमारा एक्नॉलेजमेंट किया जाता है। तो हम जैसे बोलते हैं ना गो बैक एन का एक स्पेशल केस है ना, तो वहाँ पे अगर हम बात करके चले तो वहाँ पे हमारे देखेंगे एक तरीके से 1 1 होगा, तो यहाँ पे 1 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। ऐसे अगर हम गो बैक एन के अंदर बात करें तो हम जानते हैं गो बैक एन के अंदर हमारी जो साइज होती है ना, वो हमारी क्या होती है, अलग अलग होती है। कि जैसे यहाँ पे होती है हमारी 2 की पावर n-1, यहाँ पे होती है हमारी जैसे 1 होती है रिसीविंग साइड पे। अगर अब हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी n है और यहाँ पे अगर 1 है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो टोटल होगा n+1 होंगे हमारे सीक्वेंस नंबर, है ना। सेम इसी तरीके से अगर हम सेलेक्टिव रिपीट में बात करें तो सेलेक्टिव रिपीट में देखते हैं n और उधर भी एक तरीके से n दोनों तरफ बराबर से होते हैं। तो जब हम n+n करते हैं तो एक तरीके से क्या हो जाता है, वो हमारा 2n। अब अगर हम यहाँ पे अलग अलग लेके चलेंगे तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट m+n आ जाएगा, हमारा सीक्वेंस नंबर जो हमें रिक्वायर्ड है किसी भी ARQ स्कीम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नाउ इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा डिटेल में भी आपके लिए समझाया है। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, स्टॉप एंड वेट जो ARQ होता है उसमें ट्रांसमिटर मतलब एक स्पेशल केस, ठीक है, स्पेशल केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप एंड वेट के अंदर तो होता ही नहीं है नॉर्मली। तो वहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि हमारी ट्रांसमिटर विंडो की साइज 1 दे रखी है और रिसीवर विंडो की साइज अगर 1 है, तो दोनों का अगर हम मिनिमम सीक्वेंस रिक्वायर्ड करेंगे तो मिनिमम सीक्वेंस नंबर जो रिक्वायर्ड करेंगे वो कितना हो जाएगा हमारा 2 0 और 1, जैसे कि आप यूज करते हैं। ऐसे ही गो बैक एन के अंदर अगर हम बात करें तो गो बैक एन के अंदर जैसे आप जानते हैं यहाँ पे कि अगर हमारी विंडो की साइज, क्योंकि अगर हमारी रिसीवर विंडो की साइज तो हम जानते हैं हमेशा 1 होती है, और जो सेंडिंग जो ट्रांसमिटिंग विंडो की साइज है वो हमेशा क्या होती है, n होती है। तो उस समय हमारी जो सीक्वेंस नंबर्स है वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा s > n+1। सेम इसी टाइप से जो अभी हमारा क्वेश्चन था एक तरीके से सेलेक्टिव रिपीट टाइप का ही था वो, कि अगर हमारी विंडो की साइज n है ट्रांसमिटिंग साइड पे और रिसीविंग साइड पे अगर m है, और दोनों अगर जैसे अभी इस केस में तो अभी हमने बराबर ले रखे हैं, तो अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बराबर के केस में हमारा फॉर्मूला रहेगा s > 2n। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था वो था s > m+n। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा जो आंसर था उसके अकॉर्डिंग मैंने समझा रखा है यहाँ पे, और चेक करिए आगे। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड टू रिजॉल्व वन फ्रॉम ऑफ एड्रेस टू अनदर वन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड टू रिजॉल्व वन फॉर्म ऑफ एड्रेस टू अनदर, कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम नहीं करता है। तो वो यहाँ पे देखिए ARP भी मैपिंग करने का काम करता है, RARP भी करता है, DNS भी करता है ना,
कि लोकल को हमारे को ग्लोबल के साथ में किस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे DHCP जो है वो हमारा यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग चॉइस है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट यूज की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे DHCP को हम यूज नहीं करते एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए नाउ देखिए आगे क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। अब हमें करेक्ट सीक्वेंस निकालना है इन विच द फॉलोइंग पैकेट्स आर ट्रांसमिटिंग ऑन द नेटवर्क बाय ए होस्ट व्हेन ए ब्राउजर इज रिक्वेस्ट ए वेब पेज फ्रॉम ए रिमोट सर्वर assuming that the host has just been started। तो देखिए यहाँ पे तीन कंसेप्ट हमारे को दे रखे हैं। तो जब भी हम कोई जैसे कि सपोज करो हम डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप डेटा सेंड कर रहे हैं तो आप लिखते हैं google.com, एक वेबसाइट ओपन करते हैं या gmail.com। तो पहले तो आप क्या करते हैं, आपने IP एड्रेस लिखा और IP एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है, उसका डोमेन नेम मिल रहा है, आपने डोमेन नेम लिखा है, उसका आपको IP एड्रेस पता लग रहा है। तो पहले तो DNS जो है वो क्वेरी आपकी वो मैपिंग कर रही है। तो सबसे पहला तो होता है DNS क्वेरी। तो DNS क्वेरी देखो यहाँ पे दोनों में है, तो ऑप्शन बी या सी में से ही कोई एक सही होगा। नाउ फिर अब हम बात करते हैं, देखिए सेकंड कि अब हमारा जब एड्रेस अगर सही है, IP एड्रेस हमारा सही है कि हमने जैसे google.com लिखा और उसके स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हमारे को उसका IP पता लग गया, तो अब इसका मतलब हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, गूगल के सर्वर पे जा रही है। अब ना गूगल के सर्वर पे जब रिक्वेस्ट जाएगी तो सबसे पहले हमारे सिस्टम और गूगल के सिस्टम में क्या होगा, एक TCP सिंक्रोनाइजेशन होगा। तो सबसे पहले एक सिंक्रोनाइज एक कनेक्शन क्रिएट होगा, तो वो हो गया हमारा TCP सिंक्रोनाइजेशन। और फिर उसके थ्रू हमारा क्या होगा, HTTP जो भी हमने गेट रिक्वेस्ट की थी वो रिक्वेस्ट हमारी जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर रहता है, पहले सबसे पहले DNS क्वेरी होगी, फिर TCP सिंक्रोनाइजेशन होगा, एंड देन फिर हमारा HTTP गेट रिक्वेस्ट जो था वो प्रोटोकॉल जो रिक्वेस्ट है वो उस सर्वर पे जाएगी और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो कोई डाउट इसमें? नाउ देखिए नेक्स्ट, प्रोवाइड द बेस्ट मैचिंग। बेस्ट मैचिंग हमें करनी है। तो बेस्ट मैचिंग देखिए जब भी करते हैं ना, तो जो आता है सबसे पहले उनको आप मैच कर देंगे, है ना, उससे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए जैसे इधर प्रॉक्सी सर्वर आप जानते हैं सर्वर है और प्रॉक्सी है, तो आप ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, फायरवॉल यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 जो है वो मैच हो गया हमारे आई के साथ में, ठीक है। फिर सेकंड जो आता है हमारा DNS की, देखिए DNS अब आप जानते हैं हमेशा हम टेम्परेरी स्टोरिंग करते हैं हमारे DNS। हम जैसे कि सपोज करो आपने गूगल खोला तो अब आप फर्स्ट टाइम जब गूगल खोलेंगे तो उसको वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब सेकंड टाइम आप गूगल ओपन करेंगे तो उसकी जो टेम्परेरी फाइल थी वो सब कुछ आपके सिस्टम पे क्या हो जाती है, स्टोर होती है, जिसे हम बोलते हैं कैशिंग। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 से बी आपका यहाँ पे बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। फिर काजा DC++ जो होता है वो एक तरीके से हमारा P2P प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे ये हमारे इससे मैच हो रहा है P2P प्रोटोकॉल से, ठीक है। और फिर लास्ट देखिए अब हमारा बचता है स्लिप, और स्लिप जो है हमारा एक PPP प्रोटोकॉल है। तो ये थर्ड वाला जो है वो मैच हो रहा है हमारा D से। तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट वाला है A से मैच हो रहा है, सेकंड वाला है जो मैच हो रहा है हमारा C से, थर्ड वाला जो है वो मैच हो रहा है हमारा D से, और फोर्थ वाला जो है वो मैच हो रहा है यहाँ पे B से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड D। यस, यहाँ पे जो ऑप्शन C है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। और हमेशा इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम अपोजिट भी कर सकते हैं। आपको जो आता है पहले आप उस पर टिक कर लीजिए कि कौन सा आपका मैच हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया था प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल, इन दोनों में से कोई एक, क्योंकि 1A 1A है ना। फिर दूसरा देखिए 4B भी हमारा यहाँ पे मैच हो रहा था। कंफ्यूजन जो था वो इन दोनों में था, है ना। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि जो काजा DC++ है वो होता है P2P प्रोटोकॉल, और जो स्लिप है वो यूज होता है PPP प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन C जो है हमारा राइट आंसर है। Now देखिए which following will be used to automate the IP configurations
मैकेनिज्म विच इंक्लूड आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क। अब देखिए आईपी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम नॉर्मली, आपको मैंने कल भी बताया था, या हमारी जो एमसीक्यू सीरीज क्वेश्चन समय जो चल रहे थे उसमें हमने देखा था कि डीएचसीपी जो प्रोटोकॉल होता है, आरएआरपी होता है, बूटपी होता है, वो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, आईपी के लिए। और तो यहाँ पे डीएचसीपी जो होता है वो ऑटोमेटिकली के लिए हो, जब भी ऑटोमेटिक वर्ड आ गया इसमें मतलब डीएचसीपी की बात कर रहा है, और डीएचसीपी हमारा हो गया डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो उसकी हेल्प से हम ये सारे जो टर्म्स है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। now देखिए इन गो बैक 3, अब 3 का मतलब एंड, मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 दिया हुआ है। गो बैक एंड हमने जैसे टेक्निक पढ़ी थी, तो यहाँ पे एंड हमारा क्या है, यहाँ पे 3 दे रखा है। तो इसका मतलब हमारे पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और सेंटर साइड पे हम बोल रहे हैं कि हमारे स्लाइडिंग विंडो की जो साइज है वो कितनी है, 3 है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारी स्लाइडिंग विंडो की साइज है। और गो बैक एंड होता है तो आप जानते हैं रिसीविंग साइड पे जो विंडो की साइज होती है वो हमेशा कितनी होती है, हमारी 1 होती है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो गो बैक एंड 3 है, फ्लो कंट्रोल यू प्रोटोकॉल एवरी 6 पैकेज इज लॉस। अगर आप हर छठा पैकेट से अगर हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो सॉरी n की वैल्यू 3 है ना, तो इफ वी हैव टू सेंड 11 पैकेट्स, तो 11 पैकेट्स हमें भेजने हैं, तो हाउ मेनी ट्रांसमिशन विल बी नीडेड, ओके। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 3 थी, तो n के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 अगर हम निकालेंगे, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 2 की पावर n मिस 3 माइनस 1, इसका मतलब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 माइनस 1, इसका मतलब 7। तो यहाँ पे जो स्लाइडिंग विंडो की साइज है सॉरी 7 होगी हमारी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब मान लीजिए हमने पैकेट सेंड करना स्टार्ट किया कि पहला पैकेट ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से हमारे 9 10 11, ठीक है। इस तरीके से हमें 11 पैकेट हमें क्या करने हैं, ट्रांसमिट करना है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से हमने पैकेट सेंड करना स्टार्ट किया, तो हमने पहला पैकेट भेज दिया, दूसरा पे भेज दिया, तीसरा भी भेज दिया, चौथा भी भेज दिया, पांचवा भी भेज दिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हमने भेजा, आप देख रहे हैं वहाँ पे रिसीव हो गया। और फिर जैसे हमने छठा भेजा, छठा वहाँ पे पहुँचा नहीं, है ना, तो 6 पैकेट जो है हमारा लॉस हो गया। अब आप जानते हैं जब भी हम कोई पैकेट भेजते हैं तो हमेशा हम एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं पर्टिकुलर एक टाइम पर। तो हमने जैसे सपोज करिए यहाँ पे गो बैक एंड का मतलब है 3-3 के पेयर में हम भेज रहे हैं यहाँ से, तो पहले हमने 3 यहाँ पे भेज दिए 1 2 3, तो 3 का हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ गया ना, उसका मतलब है 1 2 3 वहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। फिर हमने 4 5 6 भेजा, तो 4 5 6 हमने भेजा, और अब वेट कर रहे हैं हम 6 के लिए, है ना। अब हमारे 6 के लिए अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि हमारे 4 5 6 जो है लॉस हो चुके हैं। तो हम यहाँ से 4 5 6 इन तीनों को यहाँ पे दोबारा से भेज देंगे, ठीक है। तो देखिए रिसीवर को 4 तो मिल चुका था, 5 भी मिल चुका था, बट 6 वाला लॉस हो गया था, ठीक है। बट हमें पर्टिकुलर टाइम आउट के बाद हमें क्या लगा कि वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आया नहीं, तो हमारा पैकेट क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। तो हमने वापस से 4 5 6 भेज दिए। तो देखिए यहाँ पे जो 1 नंबर पैकेट्स है वो एक बार भेजा, 2 नंबर वाला एक बार भेजा, ये एक बार भेजा, ये 2 बार भेजा हमने, ये भी 2 बार भेजा, ये भी 2 बार भेजा, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद फिर हम मान लीजिए 6 का हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ गया। नाउ फिर अब हम 7 8 9, क्योंकि 3-3 करके हम भेज रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 5 6 भेजा, 7 8 9 ये हमने भेजा, है ना। तो अब 7 8 9 भेजा, तो यहाँ पे 4 5 6 7 8 ये तो सारे सक्सेसफुली पहुंच गए। अगेन फिर हमारा अब 9वां क्या हो जाएगा, एक तरीके से लॉस हो जाएगा, क्योंकि हर जो है हमारी 6 जो प्रोटोकॉल है एवरी 6 पैकेट जो है हमारा वो लॉस हो रहा है। तो अगर वापस से देखा जाए तो 9 हमारा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 पे 2 2 9, ठीक है। फिर वापस से उसके बाद हमने ये 3 पैकेट भेजे और 2, तो नाउ ये सक्सेसफुली हमारे ट्रांसमिट हो गए। तो देखिए यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6
6 का मतलब हो गया 12, 1 2 3 4 5, 12 प्लस 5 कितना हो गया हमारा 17। तो यहाँ पे जो 17 है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट था कि हमारे को बोला गया है कि हर छठा जो पैकेज है वो क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। तो पहले हमने 6 पैकेज भेजे और गो बैक इन 3, इसमें मतलब 3 गए सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गए, फिर नेक्स्ट 3 भेजे तो छठा का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब छठा अगर हमारा लॉस हो गया तो हम छठे का एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे नहीं, तो इसका मतलब अब हमें 4 5 6 दोबारा भेजने पड़े, तो यहाँ पे 4 5 6 डबल भेजने पड़े। फिर देखिए आप, फिर हमने 3 तो ये भेज दिए, फिर हमने 7 8 9 भेजा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक दोबारा देखिए भेजे तो हमने कितना हो गया 6 हो गए। इसका मतलब 9 वाला वापस से हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब 9 अगर लॉस हो गया तो इसका मतलब अब हमें 7 8 9 दोबारा से भेजने पड़ेंगे। इसका मतलब 7 8 9 का भी हमारा रीट्रांसमिशन हुआ। ठीक है, नाउ फिर हमने 10 11 भेजा और 12 हमें भेजा ही नहीं था। नाउ हमारे पास उनका एक्नॉलेजमेंट आ गया, नाउ सब कुछ ओके है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 17। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कोई डाउट इस पे? तो गो बैक इन जो टेक्निक होती है उसका यूज करते हुए सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट की है। क्लियर? चलिए नाउ देखिए इधर, what will be the total minimum bandwidth of the channel required for 7 channels of 400 kHz bandwidth multiplexed together with each guard band of 20 Hz। तो देखिए हमें यहाँ पे मिनिमम बैंडविड्थ, टोटल मिनिमम बैंडविड्थ जो है वो रिक्वायर्ड हमें कैलकुलेट करनी है। और अब आपको बोला जा रहा है 7 चैनल्स है, तो 7 चैनल्स है, हर चैनल से आप 400 kHz क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे जो आपको मल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा, कि जैसे जो मल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा उसमें 7 आपके इस तरीके से चैनल बनेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके एक तरीके से चैनल बन गए। हर एक चैनल से 400 kHz का हमारा क्या जा रहा है, फ्रीक्वेंसी का जो है सिग्नल जा रहा है। और अब हर एक को सेपरेट करने के लिए बीच में जो है हमने गार्ड बैंड लगाया है, वो कितने का लगाया है, 20 kHz का। तो देखिए गार्ड बैंड कितने लगेंगे, गार्ड बैंड हमारे देखिए 7 अगर हम यहाँ पे चैनल अगर यूज कर रहे हैं तो गार्ड बैंड 1 2 3 4 5 6 लगेंगे हमारे। ठीक है, बीच में उन फ्रीक्वेंसीज को सेपरेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 7 इंटू 400 प्लस 6 इंटू 20। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो 7 4 जा 2800 प्लस 6 2 जा 1200 kHz। और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2920। ठीक है, तो 2920 kHz ये हमारे यहाँ पे आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ पूछा जा रहा है इन सीरियल कम्युनिकेशंस एम्प्लॉइंग 8 डेटा बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा बिट्स जो दे रखी है वो हमारी 8 दे रखी है, और एक पैरिटी बिट दे रखी है, 2 स्टॉप बिट दे रखी है। स्टार्ट बिट यहाँ पे है नहीं, तो स्टार्ट बिट आप यहाँ पे 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, और 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम जैसे अगर 0 कंसिडर करते हैं स्टार्ट बिट अगर 0 है उस केस में हमारा 8 प्लस 1 प्लस 2, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा हमारा 11। अगर स्टार्ट बिट अगर हम 1 कंसिडर करते हैं तो उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 स्टार्ट बिट, तो 12। ऐसे स्टार्ट बिट अगर हम 2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो आता है 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, और इसको ऐड करते हैं तो कितना जाएगा 13। तो 13 मान के चल लीजिए हमारी एक तरीके से हम मान के चल रहे हैं 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, या 13। और मेनली अगर 2 स्टॉप बिट है तो स्टार्ट बिट भी हम 2 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि 1 कम से कम 1 एक स्टार्ट बिट हम मान के चलते हैं। तो the minimum band rate required to sustain a transfer rate of 300 characters per second। तो हमें 300 characters जो है वो ट्रांसमिट करने हैं। तो देखिए 300 characters, तो अगर मैं बात करूँ 300 into 12, ठीक है, तो 312
तो कितना हो जाएगा ये 12 3 जा 36, ठीक है 36 हो जाएगा अगर 12 के हिसाब से हम करते हैं 36, ठीक है 3600 ये हो जाएगा। और ये कैरेक्टर्स पर सेकंड से तो हम जानते हैं कि 1 कैरेक्टर में कितनी बिट्स होती है हमारी 8 बिट्स होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर लगभग वैसे हमारा आ ही चुका है। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा एक तरीके से ये आंसर आ रहा है। अगर हम 1 कंसिडर करते हैं स्टार्ट बिट, 0 कंसिडर करते हैं तो 0 स्टार्ट बिट कंसिडर करते हैं तो 300 इंटू 11 अगर हम करते हैं तो आप देखिए ये आएगा 3300। और अगर 2 हम स्टार्ट बिट अगर कंसिडर करते हैं तो 300 इंटू अगर हम 13 करते हैं तो ये आएगा 3900। और ये जो सारी वैल्यूज अगर आप देखेंगे है ना, तो सारी वैल्यूज देखिए आप किससे मैच कर रही है, तो ये सारी वैल्यूज हमारे इस वाली बैंड को मैच कर रही है ना। क्योंकि देखिए ये मैक्सिमम 1200 बैंड उससे ज़्यादा वैल्यू है, 2400 बैंड उससे भी ज़्यादा वैल्यू है, 4800 बैंड उससे कम है, ठीक है। तो ये जो 4800 बैंड वाला है वो हमारे इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट बिट हमें पता नहीं है और बाकी हमें जो चीज़ें दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग हमने अपना क्या निकाल लिया, एक कैरेक्टर की साइज निकाल ली। और टोटल कैरेक्टर कितने हमारे 300। तो एक कैरेक्टर अगर हमारा 11 बिट का होगा तो 300 कैरेक्टर कितने बिट्स के होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डेटा रेट कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर है सबको? हाँ देखिए, पर्पस ऑफ ए स्टार्ट बिट इन R8232 सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो जो 8232 सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो यूज किया जाता है टू सिंक्रोनाइज रिसीवर फॉर रिसीविंग एवरी बाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। इसका जो पर्पस होता है टू सिंक्रोनाइज रिसीवर फॉर रिसीविंग एवरी बाइट्स, ठीक है। फिर फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ एफडीडीआई। एफडीडीआई आप जानते हैं जो है रिंग में काम करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी। नाउ देखिए, पैकेट ऑफ द सेम सेशन मे बी रूटेड थ्रू डिफरेंट पाथ इन। तो डिफरेंट पाथ से अगर जा रहा है सेम सेशन अगर है तो हो सकता है वो हमारे दोनों प्रोटोकॉल यूज कर रहा हो, टीसीपी और यूडीपी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, टीसीपी एंड यूडीपी, क्योंकि हम यहाँ पे इस केस में दोनों प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, टीसीपी भी यूज कर सकते हैं और यूडीपी भी कर सकते हैं। चलिए नाउ देखिए यहाँ पे द मैक्सिमम विंडो साइज फॉर डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग द सेलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल विद n बिट फ्रेम सीक्वेंस नंबर। तो अगर हमारे सीक्वेंस नंबर अगर n बिट दे रखा है और रिजेक्ट प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो सेलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेलेक्टिव प्रोटोकॉल, ठीक है, सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। तो सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के अंदर विंडो की मैक्सिमम साइज कितनी होती है, तो आप जानते हैं विंडो की साइज जब हम निकालते हैं तो वहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं 2 की पावर n/2, ठीक है। और अब अगर हमारे यहाँ पे दे रखा है n बिट फ्रेम सीक्वेंस नंबर दे रखा है, ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर n-1। तो यहाँ पे 2 की पावर n-1 जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, 2 की पावर n-1। नाउ देखिए, which of the following functionalities must be implemented by a transfer protocol over and above the network protocol, ठीक है। तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप जानते हैं टीसीपी यूडीपी और नेटवर्क प्रोटोकॉल को ओवर या अबाउ कैसे भी हम ऐसी कौन से फीचर्स है जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आप देखते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस, पीयर टू पीयर, पोर्ट टू पोर्ट या एंड टू एंड डिलीवरी हमें प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैकेट की रिकवरी वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं होती है, डिटेक्शन ऑफ डुप्लीकेट पैकेट्स, ठीक है, तो पैकेट्स की डुप्लीकेशन है या नहीं है वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं होती। पैकेट की डिलीवरी करेक्ट ऑर्डर में करना ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं होता। ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है एंड टू एंड
कनेक्टिविटी, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए नाउ, which of the following is not true about user datagram protocol in transport layer। ठीक है, कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यूडीपी प्रोटोकॉल के लिए, यूजर डेटाग्राम का मतलब क्या हो गया, यूडीपी प्रोटोकॉल के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, वर्क्स वेल इन यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन सुटेबल फॉर ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन। तो आप देखते हैं यूडीपी तो हम इस पर्पज से यूज करते ही नहीं है ना, तो ये गलत है हमारा। फिर सॉरी, नॉट ट्रू है ना, तो यूडीपी तो हम देख ही रहे, यूनिडायरेक्शनल प्रोटोकॉल है। ठीक है, गुड। नाउ इट डज 3-वे हैंडशेक बिफोर सेंडिंग डेटाग्राम। तो 3-वे हैंडशेकिंग वगैरह आप देखते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल में होती है ना, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन जो है हमारा मैच कर रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर इट प्रोवाइड डेटाग्राम, तो डेटाग्राम ऑलरेडी यूडीपी में होता है, तो ये ऑलरेडी आप देखिए इससे मैच नहीं कर रहा हमारा। और द लैक ऑफ रीट्रांसमिशन डिले और रियल टाइम एप्लीकेशन, बिल्कुल ये भी हमारा यूडीपी में होता है। तो ये तीनों टास्क जो है यूडीपी में होती है, ये वाली जो टास्क है यूडीपी में नहीं होती, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, suppose two host use a TCP connection, कि दो होस्ट है जो कि TCP कनेक्शन हमारे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं टू ट्रांसफर ए लार्ज फाइल, एक बहुत बड़ी फाइल को हमें ट्रांसमिट करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर फॉल्स विथ रेस्पेक्ट टू द TCP कनेक्शन। तो TCP कनेक्शन के रेस्पॉन्स में हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो if the sequence number of a segment is m, ठीक है, then the sequence number of subsequent segment is always m+1। तो ये वाला पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कि अगर सीक्वेंस नंबर हमारे m दे रखा है तो सब सीक्वेंस जो सेगमेंट होगा उसका जो नंबर है वो हमेशा हमारा m1+1 होगा। फिर if the estimated round trip time at any given point of the time is t seconds, the value of the retransmission time is always set to greater than or equal to t। नहीं, इसमें आप देखते हैं राउंड ट्रिप टाइप में तो वैसे भी टाइम डबल हो जाता है, तो ये वाला जो है स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फिर देखिए हमारा द साइज ऑफ द एडवर्टाइज विंडो नेवर चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द TCP कनेक्शन। तो देखिए एक बार कनेक्शन सेट हो गया उसके बाद हम जो हमारी जो साइट जो एडवर्टाइज विंडोज होती है उसकी साइज कभी भी चेंज नहीं करते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। और द नंबर ऑफ unacknowledged byte at the sender is always less than or equal to the advertised window। तो unacknowledgement का तो जो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हो गया इसका नहीं है, तो हमारा गलत हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 और 3 हमारा मैच हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है, 1 एंड ओनली 3। ठीक है, नाउ देखिए, हाँ, ए लिंक हैज ए ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ 10 की पावर 6। ठीक है, शायद हो सकता है आपकी क्वेश्चन पेपर वगैरह में कहीं पे 106 प्रिंट हो गया हो, मे बी 106 नहीं हो, 10 की पावर 6 है। ठीक है, तो ए लिंक हैज ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ 10 की पावर 6 बिट पर सेकेंड। तो ट्रांसमिशन स्पीड दे रखी है हमारे को पर्टिकुलर किसी लिंक की, और इट यूज डेटा पैकेट्स ऑफ साइज, और डेटा पैकेट्स जो हम भेज रहे हैं उस लिंक के थ्रू वो है 1000 बाइट्स ईच। हर पैकेट की जो साइज है वो 1000 बाइट्स है। तो एज्यूम दैट acknowledgement that has negligible transmission delay। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, negligible transmission delay जो है उसका acknowledgement assume करना है, and that is its propagation delay is same as the data propagation delay, और वो बिल्कुल propagation delay के बराबर है। ठीक है, तो assume that the processing delay at the node are
नेग्लिजिबल, और प्रोसेसिंग डिले भी अगर हम उसको नेग्लिजिबल मान के चले इस केस में, तो द एफिशिएंसी ऑफ द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी हमारे को दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है, एग्जैक्टली 25 दे रखी है परसेंट। ओके, तो द वैल्यू ऑफ द वन वे प्रोपगेशन डिले इज, तो प्रोपगेशन डिले जो है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर है चीज? तो अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या गिवन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो है वो आएगा हमारा 12। अब 12 कैसे आएगा, ठीक है, क्या क्या चीज हमें दे रखी है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए स्टेप्स। तो यहाँ पे मैंने इसका एक आपको सॉल्यूशन टाइप का दे रखा है, ठीक है। तो देखिए इधर सबसे पहले अगर हम बात करें हमें क्या क्या चीज गिवन है, तो आप देख लेते हैं हमारे को ट्रांसमिशन स्पीड गिवन थी जो कि थी हमारी 10⁶ बिट पर सेकंड। उसके बाद पैकेट साइज दे रखी थी हमारे को 1000 बाइट्स, और बाइट्स को हम फिर बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 8000 बिट्स। और एफिशिएंसी दे रखी थी हमारे को स्टॉप एंड वेट की 25%, और एक्नॉलेजमेंट डिले जो है हमारा नेग्लिजिबल मान में कंसिडर करना था, लिखा हुआ ही था। और वन वे प्रोपगेशन डिले जो है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर है? नाउ आप देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारे को एफिशिएंसी दे रखी है स्टॉप एंड वेट की, तो उस केस में हमारा अगर हमें एफिशिएंसी दे रखी है तो उस केस में हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इक्वल टू ट्रांसमिशन जो है हमारा रेट डिवाइड बाय ट्रांसमिशन प्लस 2 इंटू प्रोपगेशन, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे प्रोपगेशन मींस ये वाली चीज हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। और हमें ये गिवन है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे ट्रांसमिशन, ठीक है। तो अब ट्रांसमिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं कि पैकेट की साइज हमारे को दे रखी थी 8000 बिट्स, और रेट हमारे को दे रखी है, तो ट्रांसमिशन रेट क्या होगी, तो वो हम यहाँ पे टी ट्रांसमिशन जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 8 ms, क्योंकि हमारे को जो प्रोपगेशन डिले चाहिए वो किस में चाहिए, ms के अंदर चाहिए। तो ms में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना आ जाएगा हमारा 8 ms आ जाएगा। नाउ अब आप देख रहे हैं स्टॉप एंड वेट की जो एफिशिएंसी दे रखी है वो हमारी 25% थी, तो उसका हम लिख सकते हैं 0.25, ठीक है। नाउ अब देखिए हमारे पास टी ट्रांसमिशन हमारे पास है, एफिशिएंसी हमारे पास है, प्रोपगेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए सबसे पहले 0.25 इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 8 प्लस 2 इंटू दिस। तो अब नाउ अब हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो देखिए इसको ब्रैकेट लगाएंगे और इस पूरी टर्म्स को हम यहाँ ले जाएंगे। तो 0.25 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद नाउ अब आप देख रहे हैं ये हमारी इक्वेशंस हो गई। अब इसको 0.25 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 2, और 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0.5 टी प्रोपगेशंस, ठीक है। नाउ 2 इधर था प्लस हो रहा था, उसको लेके जाएंगे उधर, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, और आ जाएगा 8 - 2 मींस 6। नाउ 0.5 से हमने 6 को डिवाइड कर देंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ गया हमारा 12 ms। तो यहाँ पे जो प्रोपगेशन था हमारा वो वन वे प्रोपगेशन जो डिले था इन स्टॉप एंड वेट, ठीक है, जब हमारे को एफिशिएंसी दे रखी है तो उस केस में कितना हो जाएगा हमारा 12 ms। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर जो सी था वो 12 ms यहाँ पे राइट आंसर था, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ना देखिए what keys are used by sender of an encrypted message in an asymmetric key chipper, ठीक है। तो हमारी दो तरह की की होती है, एक सिमेट्रिक की होती है, एक एसिमेट्रिक की होती है। तो जो एसिमेट्रिक की होती है उसमें जब हम जो सेंडर जो मैसेज भेज रहा है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं पब्लिक की, ठीक है। और फिर हम प्राइवेट की हेल्प से उसको क्या करते हैं एसिमेट्रिक की के अंदर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे दो की होती है, एक पब्लिक की और प्राइवेट की, ठीक है। और सिमेट्रिक की जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिंगल एक ही की के थ्रू सारा काम होता है। तो एसिमेट्रिक में दो तरह की हो गई, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो पब्लिक की ऑफ द रिसीवर, जो रिसीवर ने हमें दी थी पब्लिक की, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं उसको एनक्रिप्ट करते हैं ताकि रिसीवर अपनी प्राइवेट की हेल्प से फिर उसको ओपन कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो जब आप एनक्रिप्शन की बात करेंगे तो एनक्रिप्शन में, ठीक है,
तो हमारा क्रिप्टोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो तरह की टेक्निक्स हमारे सामने आती है, एसिमेट्रिक की जिपर और सिमेट्रिक की जिपर। चलिए नाउ देखिए इक्वल न्यूमेरिकल है हमारा। तो न्यूमेरिकल में दे रखा है एज्यूम दैट द बैंडविड्थ फॉर ए टीसीपी कनेक्शन। तो कोई टीसीपी कनेक्शन है हमारे पास और उसकी बैंडविड्थ हमारे को दे रखी है, ठीक है, 104850 बिट पर सेकंड। ओके, लेट्स, अब हमारे को दे रखा है, हाँ अल्फा दिया हुआ है हमारा इस तरीके से, अल्फा बी द वैल्यू ऑफ आरटीटी इन मिली सेकेंड्स, ठीक है, rounded off to the nearest integer. Okay, after which the TCP window scale option is needed. Let's beta be the maximum possible window size with window scale options. Okay, तो देखिए यहाँ पे अल्फा जो है वो तो हो गया हमारा RTT वैल्यू, ठीक है, जो कि हमारे को मिली सेकेंड्स में दे रखा है, और बीटा जो है वो है हमारी मैक्सिमम पॉसिबल विंडो साइज, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो देन द वैल्यू ऑफ द अल्फा बीटा हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और हमारे को कनेक्शन की बैंडविड्थ दे रखी है। अब देखिए कनेक्शन की बैंडविड्थ दे रखी है, और हमें अब एक तो आरटीटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और दूसरा हमारा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि पॉसिबल विंडो की साइज कितनी होगी। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा कितना है, 500 मिली सेकेंड्स जो है हमारा अल्फा की वैल्यू है, और जो बीटा की वैल्यू है वो हमारी ये दे रखी है 65535 इंटू 2 की पावर 14, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा नंबर हमारे सामने आएगा, इसलिए इस टर्म्स में भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। नाउ इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे को यहाँ पे दे क्या क्या रखा था, तो देखिए आपको बताइए यहाँ पे हमें एक तो अल्फा कैलकुलेट करना है और दूसरा हमें बीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अल्फा तो हो गया हमारा आरटीटी थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है, और बीटा हो गया हमारा मैक्सिमम विंडो साइज विद द विंडो स्केलिंग, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले जो स्टेप्स है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि व्हेन इज टीसीपी विंडो स्केल नीडेड, तो ठीक है। तो टीसीपी है जो मैक्सिमम विंडो साइज, टीसीपी की जो मैक्सिमम विंडो साइज होती है, आपने अगर पढ़ा हुआ टीसीपी हेडर फॉर्मेट, ठीक है, तो वहाँ पे जो टीसीपी की जो साइज होती है वो हमारी होती है 6553 बाइट्स, ठीक है। तो ये हमारी विंडो की मैक्सिमम साइज होती है। नाउ अब अगर हमारे को बैंडविड्थ निकालनी है, तो बैंडविड्थ निकालनी है तो विंडो साइज से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा ये फॉर्मूला होता है विंडो साइज ग्रेटर देन इक्वल टू बैंडविड्थ मल्टीप्लाई आरटीटी। ये हमारा रिलेशन होता है विंडो साइज, बैंडविड्थ एंड आरटीटी राउंड ट्रिप टाइम के अंदर, ठीक है। नाउ बैंडविड्थ आप देख रहे हैं हमारे को गिवन थी, वो हमारे को बिट्स पर सेकंड्स में हमारे को गिवन थी, तो अब हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, बाइट्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारा ये जो वैल्यू दे रखी है वो किस में दे रखा है, बाइट्स में दे रखा है। नाउ अब आप देख रहे हैं जो हमारी मैक्स विंडो जो साइज है विदाउट स्केलिंग, तो वो हमारी ये दे रखी है विदाउट स्केलिंग में, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है यहाँ पे, एक मिनट, तो नाउ देखिए अब आप इधर हमारा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर्मूला जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए विंडो साइज हमारे दे रखी है, बैंडविड्थ हमारे को दे रखी है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया, और आरटीटी का फॉर्मूला होता है अल्फा अपॉन जो है 1000, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यू हम अपने यहाँ पे पुट कर दी, और पुट करने के बाद जब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे हमारी आएगी 500 ms, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा जो है वो हमारे कैलकुलेट हुआ कितना, 500 ms जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर चीज। तो ये विदाउट स्केलिंग जो होती है हमारी विंडो की साइज वो कितनी होती है, 65535 बाइट्स, ठीक है। तो ये नोट करने की चीज है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, बीटा निकालना है, मैक्सिमम विंडो साइज विदाउट स्केलिंग। तो बीटा की साइज कैसे निकलेगी, तो देखिए हमारे की बीटा की साइज क्या है कि हमारी जो नॉर्मल साइज थी वो कितनी थी, 65535, और अब हमारी जो स्केलिंग फैक्टर है वो कितना जा सकता है टीसीपी का, 2 की पावर 14, ठीक है। ये एक टर्म्स होती है हमारी कि जो टीसीपी यूज ए विंडो स्केल फैक्टर ऑफ अप टू कितना, 2 की पावर 14। तो इस केस में जो हमारा जब हम कैलकुलेट करेंगे
तो आप देख रहे हैं 65535 को 2 की पावर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर आप देखेंगे हमारी कितनी बाइट हमारी कैलकुलेट होकर आएगी। तो आप देख रहे थे हमारा जो आंसर था वो इस फॉर्म में दिया हुआ था, तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू हो जाएगा 65535 इंटू 2 की पावर 14। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि 500 मिली सेकेंड्स एंड 65535 इंटू 2 की पावर 14, ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है? अब इक्वल स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टीसीपी कनेक्शन आर फुल डुप्लेक्स। बिल्कुल सही है, टीसीपी कनेक्शन हमेशा फुल डुप्लेक्स होता है। टीसीपी हैज नो ऑप्शन फॉर सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टीसीपी कनेक्शन आर मैसेज स्ट्रीम्स, नो, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है हमारा, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक आईपी एड्रेस। अभी पूछ रहे हैं आपसे पब्लिक आईपी एड्रेस कौन सा है ना। अब नॉर्मली हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस, और यहाँ पे पूछा जा रहा है पब्लिक आईपी एड्रेस। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज मैंने आपको पहले भी बताया था और क्लासेस में भी आपने जब देखा होगा तो आपने देखा था हमारी प्राइवेट आईपी की रेंज होती है 10.0.0. से लेकर 10.255.255.255। ये क्लास ए के अंदर हो गई है ना। ऐसे क्लास बी में भी आपने देखा था, ऐसी क्लास सी में भी है। ठीक है, तो नाउ आप देखिए ये 0 से लेकर और 255, तो इसी रेंज में आ रहा है ये। तो इसका मतलब ये जो आईपी है वो कौन सी हो गई है ना, तो ये प्राइवेट आईपी हो गई। फिर 192.168.52, तो आप देख रहे हैं ये भी 00 से लेकर 255 की रेंज में आ रहा है, तो ये भी प्राइवेट आईपी हो गई हमारी। 172. तो आप देखिए ये वाली आप देखते हैं 16 से लेकर 31 तक की होती है, और 32 से जो है फिर वो पब्लिक आईपी हो गई। तो यहाँ पे ये जो है हमारी डिफरेंट है, तो यहाँ पे पब्लिक आईपी कौन सी हो गई, सी। ठीक है, तो ये प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी, और ये कौन सी है हमारी पब्लिक आईपी, क्योंकि वो इस रेंज के बाहर है। ठीक है, तो इन रेंज के बाहर जो भी आईपीज है वो सारी उनमें से कौन सी होती है हमारी पब्लिक आईपी। कोई डाउट? तो प्राइवेट आईपी की जो रेंज है ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। क्लियर है? नाउ देखिए, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP हैज द फॉलोइंग चंक्स ऑफ CIDR बेस्ड आईपी एड्रेस अवेलेबल विद। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस हमारे को दे रखा है यहाँ पे 245.248.128.0./20। अब ये /20/21 इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे है ना, कि जो सबनेट मास्क होता है उसकी स्टार्टिंग की फर्स्ट जो 20 बिट्स है वो 1 होगी, बाकी बिट्स जो होगी वो हमारी 0 होगी। ठीक है, तो द ISP वांट टू गिव हाफ ऑफ दिस चंक ऑफ एड्रेस टू ऑर्गेनाइजेशन ए। तो देखिए यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन जो ए है उसको हम क्या कर रहे हैं, हाफ आईपीस तो दे रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को है ना। तो देखिए यहाँ पे /20 है, /20 के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ होस्ट है वो हमें निकालने हैं। अब /20 के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ होस्ट हमारे निकलेंगे उसमें से आप देख रहे हैं 50% तो चले गए क्लास ए के पास में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ए के पास में। फिर क्वार्टर जो है मतलब 1/4 जो जा रहा है वो किसके पास जा रहा है, हाँ बी के पास में जा रही है, बी ऑर्गेनाइजेशन के पास में। और जो बाकी रिमेनिंग 1/4 है वो उसने खुद के अपने पास में रख लिया ISP ने, है ना। तो सपोज करो ISP को सपोज करो 100 अगर IP एड्रेस मिल रहे हैं तो 100 में से 50 IPs तो दे दिए A को, 25 जो है IP दे दिए ऑर्गेनाइजेशन B को, और 25 जो है वो सेल्फ मींस ISP की खुद के पास है। ठीक है, और यहाँ पे ये, तो अब हमें ये 100 की वैल्यू अगर पता लग जाए तो हम ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि टोटल हमारे पास होस्ट कितने हैं। तो नाउ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एलोकेशंस ऑफ एड्रेस टू A एंड B। तो अब B और A को जब हम एड्रेस असाइन करेंगे तो कौन सा एड्रेस वैलिड है कौन सा नहीं है वो चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आंसर हमारा A जो है
वो राइट आंसर है। नाउ अब हम ये निकालेंगे कैसे, तो देखिए इसके स्टेप्स देखते हैं हम। तो नाउ देखिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए आप। तो सबसे पहले तो देखिए आपको बोला जा रहा था कि ये CIDR IP आपको दे रखी है, ठीक है, कि ये IP आपको गिवन है। अब इस IP गिवन है और यहाँ पे /20 लिखा हुआ है, तो /20 का मतलब मैंने बता दिया कि सबनेट मास्क की जो स्टार्टिंग जो 20 बिट्स है वो 1 है और बाकी जो बिट्स है वो क्या है हमारी 0 है, ठीक है। तो नाउ देखिए इधर जो IP रेंज होगी हमारी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे IP रेंज आएगी 128.0 से लेकर फिर 145.255 तक की आएगी, ठीक है। अब ये IP रेंज कैसे आई, तो वो आई हमारे सबनेट के अकॉर्डिंग, कि जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे 1111111 ऐसे 81 है ना, फिर 81 तो 16 हो गए, फिर 4 1 और आ गए, 16 4 20, तो यहाँ तक का आपका क्या है सबनेट है। और इस सबनेट के अकॉर्डिंग जब आप 128 का जब ये जो आएगा आपका सबनेट, इसके साथ जब आप मैप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 से लेकर 143 तक की रेंज की IP, ठीक है। तो नाउ अब आपके बाकी जो है वो क्या है 0 बिट्स है। अब 0 बिट्स है तो आप देख रहे हैं 4 बिट्स तो 0 इधर है, बाकी 8 इधर है, तो टोटल कितने हुई 8 4 12 12 जो है हमारे 2 की पावर 12 अगर हम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम कितने होस्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ एड्रेस कितने होंगे, IP एड्रेस कितने बनेंगे, होस्ट कितने बनेंगे, तो आप देख रहे हैं 32 में से 20 अगर हमने 1 मान लिए तो कितने बचे 12, तो इसका मतलब इतने IP हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमने बोल दिया कि इन IPs में से इतने IPs में से कि जो है 50% हमारे को ऑर्गेनाइजेशन A को देने से तो हमारी A की आ गई 2048 IPs, B को देने हैं तो B के IPs आ गई 1024 और खुद ने रख लिए 1024 IPs, ठीक है। तो ये टोटल हमारी IPs आ गई। अब हमारे को ये देखना है कि उनको IPs दे कैसे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, तो स्टार्टिंग की एलोकेट करनी है हमें 2048 IPs, ठीक है। तो उसको एलोकेट करने के लिए आप देख रहे हैं हमारी जो CIDR की वैल्यू अगर हम क्या कर दें 11 कर दें, ठीक है। तो /21 अगर हम करके करते हैं इसको, तो देखिए फर्स्ट 21 ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और इसको /21 अगर हम करते हैं तो वो जो हमारी IP आती है वो आती है 135 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि 0 हो गया, आपने देखो एक तो 0 वाली ले ली, तो 0 वाली ले ली, इसका मतलब 128 वाली ले लिया आपने, ठीक है। 128 वाली में आपके 256 PC हो गए, फिर 129 वाली में ले लिया आपने, ऐसे 256 यहाँ पे हो गए, ऐसे 130 वाली में आपने ले ली तो वहाँ पे भी 256 PC हो गए। तो 2 की पावर 11 करते हैं तो आप जानते हैं 2048 होते हैं, इसका मतलब हमें 8 सीरीज ऐसी जो है 128 129 130 131 132 ऐसी 8 सीरीज हमें लेनी है, ठीक है। तो ऐसे 8 सीरीज लेंगे तो देखिए 128 129 130 131 132 133 134 135 135 है ना। तो 135 तक आप देख रहे हैं कितने हो गए हमारी 8 सीरीज हो गई। और 8 सीरीज में हमारे ये अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें 256 इंटू 8 तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ पीसीज है वो आ जाएंगे, कितने IP आ जाएंगे हमारे 2048 आ जाएंगे, ठीक है। नाउ देखिए अब हम क्लास B की बात करते हैं। तो क्लास B में हमें चाहिए 1024 का मतलब हमें इतनी IP चाहिए। अब इतनी IP चाहिए तो अब हमने 35 तक तो वहाँ पे दे दिया था, तो फिर हम 36 से स्टार्ट करेंगे। तो 36 से स्टार्ट किया तो 256 IP हमारी एक में आ गई, फिर 37 वाली करी 137 तो 256 एक दूसरे हो गई, फिर दोबारा करा हमने तो 256 एक और आ गई, ठीक है। फिर ऐसे 256 एक और आ गई, तो टोटल आप देखिए 6666 24 4, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 20 21 सॉरी 10 20 21 1 2 2 4 2 6 2 8 9 गलत कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही 256 और ऐड करेंगे अगर हम इसमें, चलो तो लगभग हमारे यहाँ पे आप देखेंगे
36, 37, 38, 39 चार उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारी टोटल इतनी आईपी हमारी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो वो आती है हमारी 22, जब करते हैं कि स्टार्टिंग 22 बिट्स हो गए। ठीक है, तो अब हमारी जो आईपी रेंज बन गई वो बन गई हमारी बी के लिए दिस वन। ऐसे फिर बाकी जो रिमेनिंग बिट्स है तो फिर हम 140 से स्टार्ट करते हैं 143 तक। तो बाकी जो आईपी हो गई वो किसके लिए हो गई हमारी क्लास, वो जो आईएसपी था उसने खुद ने रख ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हमारी रेंज फिगर कराई, एक तो दिस वन तो 36/0.22 और ए के लिए आ गई थी हमारी 21। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ए के लिए जो है आईपी जो एलोकेशन वो होगा इस आईपी से 145 और 245.248.128.0.21 से, और यहाँ पे होगा /22 से। इस तरीके से हमारा आईपी एलोकेशन होगा तो वो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए की लोगर आर ए फॉर्म ऑफ, तो की लोगर जो होती है वो एक तरीके से हमारा स्पाईवेयर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो उससे बिलोंग करती है, तो यहाँ पे स्पाईवेयर जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो ये सारे हम एंटीवायरस वगैरह जब टॉपिक्स आपने जो पढ़े होंगे उनके अंदर आए होंगे ये स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। ठीक है, तो की लोगर्स जो होती है वो फॉर्म्स यूज की जाती है स्पाईवेयर के लिए। नाउ देखिए आगे, सपोज कंप्यूटर ए एंड बी हैव आईपी एड्रेस। अब देखिए कंप्यूटर ए की आईपी एड्रेस दे रखी है और कंप्यूटर बी की आईपी एड्रेस दे रखी है हमारे को। ठीक है, ए और बी दोनों की दे रखी है एंड दे बोथ यूज द सेम नेट, है ना, दोनों का जो नेट मास्क है वो सेम यूज है। तो विच ऑफ द वैल्यू ऑफ एन गिवन बिलो शुड बी नॉट बी यूज, ए एंड बी शुड बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। ठीक है, तो डिफरेंट कौन सी है, डिफरेंट नेटवर्क में कौन सी है वो हमें निकालना है। तो अगर हम देखो यहाँ पे अगर ये डोमेन एड्रेस लेके चलें तो ये डोमेन का मतलब है कि हमारी स्टार्टिंग की चॉइस बिट हमारी 1 है। ठीक है, और बाकी 8 बिट्स जो है वो हमारी क्या है, 8 बिट्स वो 0 है। और 8 बिट अगर हमारी 0 है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही हमारा मतलब ग्रुप बना, और एक ही ग्रुप बना तो इसमें 0 से लेकर 255 वो सारी आईपी एक ही जगह पे आ जाएगी। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सेम ग्रुप में होंगे इस केस में। जब हम 128 लेके चलते हैं तो इसका मतलब स्टार्टिंग की 25 बिट्स हो गई। तो 25 बिट्स अगर 1 है और 7 बिट्स हमारी क्या है यहाँ पे जीरोज है। ठीक है, तो जब 7 बिट्स हमारी 0 है तो यहाँ पे एक तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, 0 से लेकर 128 एक तरफ होगा और फिर 129 से लेकर 255 दूसरे ग्रुप में होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 है तो 1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि एक बिट हमारी अब यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने क्या कर दी, डोमेन के लिए ले लिया है ना। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर अगर हमने यहाँ पे ले लिया 192, तो अगर हमारी 26 बिट अगर 1 है और 6 बिट हमारी क्या है वो उस बिट में काम ले रहे हैं जो कि 0 है। तो जब हमारी 26 बिट 1 है तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 4, और इसका मतलब है कि अब इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 0 से लेकर जैसे 64, फिर 65 से लेकर है ना 127 ऐसे होगा, फिर 128 से लेकर 192 और 192 से लेकर 128। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने एक बार चेक नहीं किया तो यहाँ पे तो देखिए 113 नंबर 13 भी इसी में आता है और 91 वो भी इसी में आता है। इसका मतलब इसमें भी सेम ग्रुप है, तो ये भी हमारा सेम ग्रुप है, ये भी हमारा सेम ग्रुप है ना। फिर 192 किया तो 192 में हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 91 और 91 भी आप देख रहे हैं इसमें आ रहा है और 113 भी इसी ग्रुप में आ रहा है। इसका मतलब अभी भी ये दोनों सेम ग्रुप में है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं 27 बिट्स अगर हमारी 1 है और 5 बिट्स अब हमारी क्या है यहाँ पे होस्ट के लिए है ना। तो 5 बिट्स होस्ट के लिए, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे
कितने बिट्स हो गए हमारी, है ना। तो अब हम यहाँ पे 8 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। तो 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने। अब 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो आईपी एड्रेस जैसे आपने मान लिया 0 से लेकर 31, फिर 32 से लेकर 64, ठीक है, फिर 65 से लेकर आपका इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग बीच में 72 कुछ ऐसा आएगा, और 72 से लेकर फिर आपका 92 तक, इस फिर 92 से ले 3 से लेकर आपका 120 कुछ आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे को 113 नंबर जो है वो अलग आ रहा है, और जो 91 है वो अलग आ रहा है। तो अब नेटवर्क अलग अलग हो चुका है हमारा, है ना, और नेटवर्क अलग अलग आ गया, इसका मतलब ये जो है डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो था वो हमारा राइट आंसर है, और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पीछे डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो आईपी एड्रेस है, ए का जो है 113 था, तो उसके अकॉर्डिंग बाइनरी नंबर इसका ये होगा, और बी का बाइनरी नंबर ये होगा, ठीक है। नाउ अब जब हमने ऑप्शन ए अगर चूज करते हैं तो /24 आता है, और /24 का मतलब हो गया कि पूरी 8 की 8 बिट हमारी होस्ट के लिए है। तो होस्ट के लिए है, तो जब हम, मैंने बताया अभी एक ही नेटवर्क में होंगे, क्योंकि 0 से लेकर 255 सारी की सारी सेम नेटवर्क में होंगी। तो यहाँ पे सेम था। जब हमने 25 किया तो यहाँ पे हमारी आईपी रेंज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 2 ग्रुप बन जाएंगे। तो 2 ग्रुप बनेंगे, तो 2 ग्रुप पे देखिए पहला ग्रुप होगा 0 से लेकर 127, और दूसरा ग्रुप होगा 128 से लेकर 255, और दोनों आईपी जो है इसी एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम नेटवर्क में है। इसी तरीके से देखिए जब 26 बिट हुई हमारी, तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जब हमारी रेंज बनेगी तो आप देखिए 0 से लेकर 63 एक अलग हो गया, 64 से 127 अलग हो गया, 128 से 191 अलग हो गया, और फिर 191 से लेकर 255 एक अलग हो जाएगा। तो 4 ग्रुप में बन जाएगा। तो 4 ग्रुप में देखिए ये दोनों आईपी जो थी, दोनों अभी जो है सेम इसी रेंज से क्या हो रही है, बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो ये भी सेम रेंज से बिलोंग कर, इसका मतलब सेम नेटवर्क है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें डी के अंदर, तो डी में आप देखिए यहाँ पे कि जब हमने 127 किया तो 8 पार्ट्स में ब्रेक हुआ। अब 8 पार्ट में ब्रेक करके जब आप इनकी रेंज निकालेंगे, तो यहाँ देखिए ये दोनों आईपी जो है, तो एक तो हमारी इस रेंज से आ रहा है, दूसरी आईपी हमारी इस रेंज से आ रही है ना। तो दोनों अलग अलग रेंज से आ रही है, इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया, इसलिए जो ऑप्शन डी था वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को आंसर्स के अकॉर्डिंग फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा? जस्ट 1 मिनट। तो नाउ हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इफ ए क्लास बी नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट हैज ए सबनेट मास्क, तो क्लास बी का हमारे को सबनेट मास्क अगर ये दे रखा है, ठीक है, 248, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सब नेटवर्क। तो अब हर सब नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक बार तरीका बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले तो देखिए 248 उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए आप, ठीक है। तो 248 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना तो आप जानते ही हैं कि जैसे ये आ जाएगा 1 2 4 0 आ गया, फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो 6 2 0 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया आपने तो 3 1
0 आ गया आपका, है ना। फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो 15, 1 आ गया आपका। फिर 2 से डिवाइड किया तो 7, 1 आ गया आपका। फिर 2 से डिवाइड किया तो 3, 1 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 आ गया, है ना। तो अगर आप देखा जाए 1 2 3 4 5, 5 1 फिर 0 0 0, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया किसका, 248 का, ठीक है। कोई डाउट इसमें तो चल। अब देखिए अब कि 255 में जो वंस थे, 255 में वंस है ना, वो कितने हैं हमारे 8। ऐसे ही 255 में फिर 8 वंस, ठीक है। और इसमें है 5 वंस, ठीक है, 248 के अंदर। तो टोटल जो नेटवर्क बिट हो गए 8 8 और 5 21 21, ठीक है। तो 21 बिट तो हो गए हमारे नेटवर्क के लिए। अब नेटवर्क तो हो गया अलग। अब बात करते हैं होस्ट। तो होस्ट के लिए अब आप देखिए 3 बिट बच गई हमारी, ठीक है। तो 3 बिट इधर हो गई हमारी और 8 बिट हो गई हमारी 0 के अंदर, ठीक है। तो होस्ट के लिए हो गई हमारी 3 + 8, इसका मतलब टोटल कितनी बिट्स हो गई, 11 बिट्स हो गई, ठीक है। नाउ अब 2 की पावर 11 अगर हम करेंगे, तो 2 की पावर 11 अगर हम करते हैं तो नंबर हमारा आता है 2048 आएगा, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ होस्ट हो गए। अब हमारे यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट, है ना। तो आप जानते हैं होस्ट जब पूछा जाता है तो मैंने कल भी बताया था 2 कम कर देते हैं हम, तो 2046 ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो नाउ देखिए इसको सॉल्यूशन और मैंने डिफाइन किया है। तो जैसे क्लास बी का आप देख रहे हैं सबनेट मास्क ये दिया हुआ है, तो सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग 255 का बाइनरी नंबर और 248 का बाइनरी नंबर, ठीक है। तो जब हम इसको लिखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक सारे वंस हैं, तो ये टोटल हमारे कितने हो गए थे 21, और ये हो गए थे हमारे 8 16 और 5 के साथ, ठीक है। और ये हो गए थे हमारे 11, ठीक है। 11 हमारे 1 है। तो 1 जो 0 है वो होस्ट को डिफाइन करते हैं और 1 जो है वो नेटवर्क को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो किसके लिए था, होस्ट के लिए। तो अब यहाँ पे होस्ट जब हमने निकाली तो आप देख रहे हैं 11 बिट आ गई हमारी। अब 11 बिट आ गई तो हमारा फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो फॉर्मूला हमारा होता है 2 की पावर होस्ट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर जो नंबर ऑफ होस्ट बिट है -2, ठीक है। सॉरी 2 की पावर h - 2, और उसके अकॉर्डिंग आपने देखा था अभी हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया था 2046, ठीक है। चलिए now देखिए host A send an IP datagram D to the host B on IPv4 नेटवर्क B, ठीक है। तो IPv4 नेटवर्क के अंदर हम एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे जो है डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है, डेटाग्राम। Assume that no error occur during the transmission of D, तो डेटाग्राम ट्रांसमिट करते समय हमें कोई भी एरर नहीं आए। When D reach B, जब B के पास पहुंचा डेटाग्राम, तो which of the following IP header fields may be different from that of original डाटाग्राम D, ठीक है। तो वो क्या डिफरेंस होगा, तो उसमें देखिए टीटीएल तो होता ही है हमारे पास, ठीक है। चेकसम भी होता है हमारे पास और फ्रेगमेंट ऑफसेट भी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो तीनों ही है हमारे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं, हमारे तीनों ही चीज़ हमारे फ्रेगमेंट के वो उसके अंदर हेडर फॉर्मेट में होगी, ठीक है। चलिए नाउ देखिए एवरी होस्ट in IPv4 network has 1 second resolution real-time clock with battery backup. Each host need to generate up to 100 unique identifier per second. Okay. Assume that the each host has a globally unique IP address. So design a 50 bits globally unique IP IDs for this purpose. After what period
will the identifier generate by a host web around, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि कितने टाइम के बाद में जो है आइडेंटिफायर जनरेट कर देगा सारी होस्ट बिट वेब अराउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आंसर जो है हमारा वो कितना आ रहा है 256। नाउ कैसे आ रहा है तो देखिए इसके स्टेप्स। तो हमारी स्टेप्स क्या कर रही है कि जो भी हमारे होस्ट थे, ठीक है, एक ग्लोबल यूनिक आईपी एड्रेस हम असाइन कर रहे हैं और ग्लोबल आईपी एड्रेस जो होता है आप जानते हैं वो कितने बिट का होता है, हमारा 32 बिट का होता है, ठीक है। नाउ ए इज 1 सेकंड रेजोल्यूशन क्लॉक विद बैटरी बैकअप, ठीक है। तो ये हमें चीज गिवन दे रखी है हर होस्ट के लिए। और दूसरा दे रखा है हमारा कि ईच होस्ट मस्ट जनरेट अप टू 1000 यूनिक आईडी पर सेकंड, और जितने भी होस्ट है 1000 जो यूनिक आईडी है वो पर सेकंड क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। और टोटल जो आईडी है आइडेंटिफायर साइज जो है वो कितनी हमारी 50 है, ठीक है। नाउ अब हमारे को निकालना क्या है, तो हमारे को कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें करना था डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द आईडीज एंड डिटरमाइन व्हेन वेब अकर फॉर ईच होस्ट, ठीक है। तो नाउ अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जब हम 50 आईडीज को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो वो हमारी इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। कि हमारे पास 32 तो क्या होंगे आईपी एड्रेस बिट्स होगी, टी हमारे को टाइम लगेगा, ठीक है। और जो अब सी है वो हो गया हमारा टू जनरेट 1000 आईडी पर सेकंड, ठीक है। तो ये सी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक काउंटर हो गया। नाउ अब इस चीज को हम लेते हुए जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए हमारा जो हमारा काउंटर टाइम और उसके बीच में जो रिलेशन होगा वो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम काउंटर के बात में करते हैं, तो हमारा 2 की पावर c जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए कितना, काउंटर से। तो यहाँ पे c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो c की वैल्यू आप देख रहे हैं नियर अबाउट हमारी कितनी आ रही है 1024 आ रही है, सॉरी c की वैल्यू 10 आ रही है। तो 10 क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे को जो 1000 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए और नियरेस्ट वैल्यू जो है हमारी वो कौन सी है 1024, ठीक है। नाउ अब हमारे पास आप देख रहे थे टोटल 50 थी, तो 50 में से 10 तो हमारी ये सब्ट्रैक्ट हो गई और 32 हमारी जो दे रखी थी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 32 बिट्स तो हमारी आईपी एड्रेस हो गई और 10 बिट्स हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर ली यहाँ पे सी की वैल्यूज, ठीक है, काउंटर। तो टोटल जब कैलकुलेट कर दिया तो हमारी आ गई 8 बिट टाइम स्पैम आ गया, गैप आ गया, ठीक है। तो अब 8 का जो टाइम स्पैम आया तो वो टाइम स्पैम वेपर टाइम अराउंड कितना होगा, तो फिर हमने 2 की पावर 8 कर देंगे तो वो कितना रहेगा 256। तो 256 जो है वो सेकंड हमारा क्या आ गया, वेपर अराउंड टाइम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो वेपर अराउंड टाइम जो काउंटर टाइम था उसके अकॉर्डिंग हमने जितनी बिट्स कैलकुलेट हुई वो और जो हमारी आईपी एड्रेस की साइज थी वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर हमारी टोटल जो भी हमारे को साइज दे रखी थी बिट्स की, ठीक है। तो बिट्स की साइज आप देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, 50 दे रखी थी, 50 बिट्स ग्लोबली यूनिक आईडीज, ठीक है। तो 50 बिट्स की अगर हमें डिजाइन करनी है तो 32 बिट्स तो हमारे पास पहले से ही थी, 10 बिट्स आपने देखा हमने काउंटर्स के लिए हो गई हमारी, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग जो बिट्स थी वो किसके लिए थी, हमारी टाइम अराउंड टाइम के लिए, वेपर टाइम के लिए। तो इस तरीके से 256 हमारे यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। नाउ देखिए आगे स्टेशन ए, ठीक है, हाँ, स्टेशन ए नीड टू सेंड ए मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ 9 पैकेट्स टू स्टेशन बी, ठीक है। तो स्टेशन ए है जो कि सेंड कर रहा है एक मैसेज, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ 9 पैकेट्स टू स्टेशन बी, ठीक है, यूजिंग द स्लाइडिंग विंडो का यूज करते हुए, ठीक है। और विंडो की साइज वही 3 दे रखी है, गो बैक एंड वही अभी हमने देखा ही था क्वेश्चंस। तो एरर कंट्रोल स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या होगी, तो ऑल पैकेट्स आर रेडी एंड इमीडिएटली अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन इफ एवरी 5th पैकेट दैट ए ट्रांसमिट गेट लॉस, तो देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पैकेट्स ए ट्रांसमिट, ठीक है। तो आप देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन हमारे को दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 9 पैकेट्स है, ठीक है, और यहाँ पे ए से बी के पास हमें भेजना है 9 पैकेट्स हमारे को भेजना है। और विंडो की साइज आप देख रहे हैं 3 है, तो 3 पैकेट्स एक साथ भेज सकते हैं। तो मैंने 1 भेज दिया, 2 भेज दिया, 3 भेज दिया, ठीक है। और तीनों का मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ गया, कोई डाउट इसमें।
फिर इसमें मैक्सिमम कितनी बिट, एवरी फिफ्थ बिट जो है लॉस हो रही है। फिर मैंने 4 भेजा, 5 भेजा और 6 भेजा, तो जो फिफ्थ वाली बिट है वो हमारी क्या हो गई, लॉस हो गई। अब फिफ्थ वाली बिट लॉस हो गई तो आप जानते हैं गो बैक एंड तो क्या कहता है कि अगर अब जब हमारे पास यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है ना, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ वाला लॉस हो गया और हम वेट किसका कर रहे थे, एक्नॉलेजमेंट 6 का लिए, तो अगर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया इसका मतलब हम ये तो एक एक बार गए, ये हमें दोबारा सेंड करने पड़ेंगे 4, 5 और 6 को दोबारा से हमें ट्रांसमिट करना पड़ेगा, वो डिस्कार्ड कर देगा इसलिए, ठीक है। नाउ फिर 4, 5, 6 को हमने दोबारा से रीट्रांसमिशन किया तो 4 को तो उसने रख लिया था, 5 दोबारा आ गया, 6 दोबारा आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग 6 का एक्नॉलेजमेंट वो भेज देगा हमारे पास, ठीक है। नाउ 4, 5, 6 जब हमने भेज दिया उसके बाद हमने 7 वाली भेजी है ना, 7 वाली भेजी, 8 वाली भेजी, ठीक है। तो देखिए 4, 5, 6, 7, 8, तो जैसे ही हमने 8 वाली भेजी तो इसका वापस से लॉस हो जाएगा, ठीक है। और 9 वाली भी भेजेंगे हम, 3 भेजेंगे ना, तो 7, 8, 9 हमने भेजी तो ये दोबारा लॉस हो गई, ये दोबारा लॉस हो गई, तो यहाँ पे 5 के बाद में 4 के बाद में फिर वापस से हमने 9 वाली भेजी, तो नाउ 9 वाला जो है फिर रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो अराउंड यहाँ पे अब हमारा टाइम कितना हुआ है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हो गया, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और 1, 2, 3, 4 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 14। तो यहाँ पे 14 सॉरी 9th वाला को भी तो हमें दोबारा भेजना पड़ा था है ना, क्योंकि 7, 8, 9 तीनों को भेजना पड़ेगा क्योंकि लॉस हो गया था, तो भेजने कितने से 9 पैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट, 4, 5, 6, 8, 14 9 से भेजने हैं यहाँ पे, तो 9th वाला भी हमें दोबारा से ही भेजना पड़ा था, तो 2 आ गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 4, 5 सक्सेसफुली हो गए, 7, 8, 9 भेजा, 8th वाला वापस लॉस हो गया, तो 7, 8, 9 तीनों को दोबारा भेज देंगे, तो ये 16 ही आ जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे 3 के पेयर्स के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू जा रही है, तो ये अराउंड 16 ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलो नाउ देखिए आगे, द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो ARP प्रोटोकॉल होता है, तो वो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर A है, कंप्यूटर B है, और कंप्यूटर B के पास मुझे क्या करना है, डेटा सेंड करना है, और मेरे पास IP एड्रेस तो है कंप्यूटर B का, बट मैक एड्रेस नहीं है ना, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दूंगा, ठीक है। तो जब आपके पास IP एड्रेस है और आपको क्या चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते थे, ARP का, ठीक है। और आपके पास मैक एड्रेस है और आपको सामने लगा क्या चाहिए, IP एड्रेस चाहिए, तो देन आप यहाँ पे यूज कर लेते थे RARP का। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी देखिए, देखते ही पता लग रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, फाइंडिंग द मैक एड्रेस, क्योंकि बाकी तीनों में तो IP एड्रेस हो रहा है यहाँ पे फाइंडिंग, तो वो तो है ही नहीं, फाइंडिंग हम किसकी कर रहे हैं, मैक एड्रेस की, तो फाइंडिंग द मैक एड्रेस दैट्स करस्पॉन्डिंग टू एन IP एड्रेस, ठीक है। नाउ देखिए, इन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, तो पैकेट्स आर राउटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अलोंग ए सिंगल पाथ हैविंग 2 इंटरमीडिएट नोड्स, ठीक है। इफ द मैसेज इज 24 bytes and each packet contains a header of 3 bytes, okay, तो then optimal packet size, तो पैकेट्स की साइज क्या होगी, ठीक है, वो हमें चीजें कैलकुलेट करनी है। तो नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा 9 आ रहा है। अब नाउ इन कैसे आ रहा है, नाउ देखिए इधर, तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, तो एक तो 24 बाइट्स का हमारा साइज का मैसेज है, और बीच में जो है 2 इंटरमीडिएट नोड्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है, और जो हेडर है वो हमारा कितने बाइट्स का है, 3
बाइट्स का है, ठीक है। तो नाउ देखिए इधर, तो हमारे आप देख रहे हैं कि मैसेज की साइज दे रखी थी 24, हमारा हेडर की साइज दे रखी है 3 बाइट्स, और नंबर ऑफ हॉप हमारे दे रखे हैं 2, और तो 2 है। तो देखिए जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, ये राउटर आ गया, ये राउटर आ गया, और ये मेरे कंप्यूटर वाले, तो टोटल लिंक्स कितने हो गए हमारे 3, 1 2 3 लिंक्स हो गए, ठीक है। तो 3 लिंक्स टोटल हो गए, 2 इंटरमीडिएट डिवाइस हो गए। वी आर लुकिंग फॉर द ऑप्टिमल पैकेट साइज। तो अब हम पैकेट की साइज की बात कर रहे हैं। वो पैकेट की साइज कैसे निकलती है, डेटा प्लस हेडर को हम ऐड करते हैं। तो डेटा आप देख रहे हैं 24 बाइट्स का है, और हेडर अब हमें ऐड करना है, ठीक है। तो नाउ अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसका तरीका क्या होता है। तो जब भी हमें ऑप्टिमल पैकेट साइज निकालनी होती है, तो ऑप्टिमल पैकेट साइज निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हमें गिवन रहता है। तो यहाँ पे स्मॉलर पैकेट्स जो है दे रखा है हमारा, और लार्जर पैकेट्स की साइज दे रखी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ पैकेज जब निकालते हैं, तो नंबर ऑफ पैकेज निकालने का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा ये होगा कि टोटल मैसेज साइज। तो टोटल मैसेज साइज आप देख रहे हैं 24 है। नंबर ऑफ हॉप्स आप देख रहे हैं बीच में 2 आ रहे हैं हमारे, ठीक है। और सॉरी, हॉप्स की वैल्यू 3 होगी क्योंकि 3 लिंक्स थे हमारे। और हेडर साइज आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 दे रखी है, ठीक है। तो हमारे को ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में ये सारी चीजें हमारे को दे रखी है। तो जब भी ये क्वेश्चन इस तरह के आएंगे तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। कि नंबर ऑफ पैकेट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टोटल मैसेज साइज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हॉप्स डिवाइड बाय हेडर साइज, ठीक है। नाउ देखिए अब आप जब 24 इंटू आप 3 करेंगे डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं आपका जो नियर अबाउट जो आंसर है, जैसे 25 के आसपास आया और 25 का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आप कितना आता है 5, ठीक है। तो आपका 5 पैकेट्स के आसपास यहाँ पे अराउंड आंसर आ रहा है, क्लियर चीज। नाउ जब हम 5 पैकेट्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो डेटा पर पैकेट्स, तो पर पैकेट्स डेटा में कितने होंगे, तो विदाउट हेडर आप देख रहे थे डेटा की जो साइज थी वो कितनी थी हमारी 24 बाइट्स थी। अब 5 पैकेट्स जो है तो वो हमने बनाया, तो इसका मतलब हर पैकेट में जो डेटा हो गया वो लगभग कितना हो गया हमारा 4.8 बाइट्स के आसपास हो गया, ठीक है। तो इसको राउंड फिगर भी करेंगे तो आप 5 बाइट्स बोल दीजिए एक तरीके से। नाउ राउंड अप टू 5 बाइट्स डेटा पर पैकेट्स, तो 5 बाइट्स हर पैकेट्स में जाएगा, और 3 हेडर अगर हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो टोटल कितना हो गया हमारा 8 बाइट्स। तो जो ऑप्टिमल पैकेट साइज आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 8 बाइट्स की आ जाएगी, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो ये देखिए इधर, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना था 9। अब आप देख रहे हैं 8 था नहीं, तो फिर नियर अबाउट जो वैल्यू आती है वो कितनी हो जाती है हमारी 9, क्योंकि हम हमेशा अपर मोस्ट वैल्यू लेते हैं, लोअर वैल्यूज तो लेते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा 9 आंसर सही है। अगर 8 होता तो 8 हमारा परफेक्ट सही आंसर था, 9 हमारा नियर अबाउट आंसर होता। नाउ देखिए आगे, कंसीडर दी सिलेक्टिव रिपीट स्लाइडिंग विंडो की बात कर रहे हैं हम, जिसमें आप जानते हैं दोनों तरफ जो विंडो होती है उसकी साइज बराबर होती है। तो दैट यूज ए फ्रेम साइज ऑफ 1 KB to send data on a 1.5 Mbps links with a one-way latency of 50 milliseconds, ठीक है। तो to achieve a link utilization of 60% link का utilization है, तो the minimum number of bits required to represent the sequence number field is, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो है मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड हमें पूछा गया है पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर जो भी हमें देना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आंसर हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है। नाउ अब ये 5 कैसे आ रहा है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले तो हमारे को फ्रेम साइज दे रखा था, ठीक है, और फ्रेम साइज दे रखा था हमारा 1 KB। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे को फ्रेम साइज जो है वो कितना दे रखा है 1 KB। तो एक चीज तो ये है। दूसरा फिर हमारे लिंक की जो है बैंडविड्थ दे रखी थी, और वो थी हमारी 1.5 Mbps। तो सेकंड चीज होगी हमारी लिंक की बैंडविड्थ, ठीक है।
फिर थर्ड हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी, वन वे लेटेंसी दे रखी है। तो वन वे लेटेंसी जो है वो 50 ms है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.05 सेकंड्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो यहाँ पे था राउंड ट्रिप की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं हाँ सेलेक्टिव रिपीट्स की हम बात कर रहे हैं। तो राउंड ट्रिप की जो बात होती है तो यहाँ पे हमारा जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो RTT टाइम जो है हमारा वो आ जाएगा 0.1 सेकेंड, ठीक है। नाउ टारगेट जो है हमारा वो निकालना है हमारा यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन हमारे को दे रखा है टारगेट यूटिलाइजेशन 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिंक का जो भी यूटिलाइजेशन था मैक्सिमम वो कितना था 60%, और 60% को हमने लिख दिया 0.6। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे गिवन थी। नाउ अब आप देख रहे हैं सेलेक्टिव जो रिपीट्स होता है उसके अंदर मिक्स विंडो साइज जो होती है वो हमने देखा था स्टार्टिंग में भी एक फॉर्मूला 2 की पावर n-1 होती है, ठीक है, जहाँ पे n जो होता है वो हमारा सीक्वेंस नंबर को डिफाइन करता है, ठीक है। नाउ अब आप देख रहे हैं जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन था वो हमारा कितना दे रखा है 60% से ज़्यादा दिया हुआ है हमारे को। तो उस केस में जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पहले तो ट्रांसमिशन टाइम, तो ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू फ्रेम साइज। फ्रेम साइज हमें दे रखी है और हमारा बैंडविड्थ भी दे रखी है हमारी। तो ट्रांसमिशन टाइम जो है वो हमने जब कैलकुलेट किया तो वो आ गया हमारा 0.00546 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब अभी हमारा यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम आया है। नाउ देखिए इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब लिंक यूटिलाइजेशन का हमें दे ही रखा था। तो लिंक यूटिलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है u, वो हमारे को दे रखा है u इक्वल टू w मल्टीप्लाई ट्रांसमिशन टाइम डिवाइड बाय ट्रांसमिशन टाइम इनटू RTT। तो ठीक है, अब u हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। w हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्योंकि विंडो साइज हमारी है, t दे ही रखा है हमें, है ना, RTT हमें दे रखा है। तो यहाँ पे सारी चीजें हमें दे रखी है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे W का फॉर्मूला बनाएंगे। तो W का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो आप देखिए यहाँ पे U से मल्टीप्लाई हो जाएगी T प्लस RTT, ठीक है, अगर हम W का फॉर्मूला निकाल लें और फिर T। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे। तो जब सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो आप देख रहे हैं नियर अबाउट हमारी ये वैल्यू आ रही है। तो ये जो वैल्यू आ रही है 11.59 आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेट है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारी जो विंडो फ्रेम की साइज है वो नियर अबाउट कितनी होगी 12 फ्रेम्स होगी, ठीक है। अब 12 फ्रेम्स अगर हमारे पास है तो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस नंबर जो सिलेक्टिव रिपीट होता है तो आप जानते हैं उसमें विंडो की साइज का रिलेशन होता है हमारा W, विंडो साइज हमेशा लेस देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 2 की पावर n-1 से। तो जब आप ये यहाँ पे रखेंगे W आपने कैलकुलेट कर लिया 12, तो 12 के अकॉर्डिंग जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अब आप देख रहे हैं 4.58 आ रहा है जो कि नियर अबाउट कितना गया n की वैल्यू 5। इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर था 5 वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर था। तो जो हमारी जो साइज थी नंबर ऑफ बिट्स थी वो कितनी थी हमारी 5, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप्स मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन समझा दिया इसका, कोई डाउट? चलिए नाउ देखिए आगे। हाँ, अब एक डायग्राम दे रखा है जैसे हमारा कि इन द डायग्राम सो ब्लो L1 हमारे को यहाँ दे रखा है, एक लेन दे रखी है L1। फिर इस L1 जो है इथरनेट लेन है ये, ठीक है, जिसमें सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, सारी लेंस आपस में जुड़ी हुई है। फिर एंड L2 इज ए टोकन रिंग, L2 जो है ये एक टोकन रिंग है, ठीक है, ठीक है। एंड IP पैकेट्स ऑर्गेनाइज फ्रॉम सेंडर S टू ट्रेवर्स टू R। तो कोई भी एक IP पैकेट जो है वो यहाँ से S से इस जगह से R के पास भेजा जा रहा है, ठीक है, ओके। तो भेजा जा रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक है नाउ ओके द लिंक within each ISP and across two ISP
ठीक है। तो यहाँ पे ISPs दे रखे हैं और ISP के बीच में लिंक्स दे रखे हैं हमारे को, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू जो है TTL वो 32 है। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमारी मान लीजिए कितनी है, 32 है। 32 हमारी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ TTL फील्ड व्हेन आर रिसीव द डायग्राम इज, ठीक है। तो आप जानते हैं TTL जैसे जैसे हम आगे आगे जाते हैं हमारी जो TTL की वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो जब हम आपके पास पूछेंगे तो हमारी TTL की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि ये रूट हमारे लिए सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आपकी अगर TTL की वैल्यू अगर हम आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे यहाँ पे कितनी है, 26। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 27, फिर यहाँ पे आप देखेंगे 28, ठीक है। फिर 28 के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे 29, 29 के बाद में फिर आपके यहाँ पे ISP में विदिन लिंक दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है। फिर 29 के बाद में ये 30 के बाद में डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे 31, और 31 के बाद में इंटरनली अब कितने थे उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमारा लास्ट स्टार्टिंग क्या था, 32, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल सही आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे 32 थी, जैसे हम यहाँ गए इस लेन से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो अब यहाँ पे हमारा एक हॉप काउंट कम हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से जब हम गए तो यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो हॉप काउंट कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा हॉप 29 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से हम इस एंड तक जाएंगे तो हमारा हॉप काउंट 28 हो गया। नाउ अब जिस राउंड रॉबिन आपको रिंग के अंदर जाना था वहाँ पे आपके हर एक पे आपका हॉप काउंट कम होगा क्योंकि वो चेक होगा रिंग थी आपकी। तो यहाँ पे आपका 27, यहाँ पे 26, ठीक है। तो जब रिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आपका हर उस पे जाएगा और बाकी वैसे डायरेक्ट आपका जो भी एक ISP है लेन है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ पे 26 आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 26 आ जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ TTL, क्लियर। चलिए नाउ देखिए नेक्स्ट, एक बिट स्टफिंग टेक्निक दे रखी है। बेस फ्रेमिंग प्रोटोकॉल यूज 8 बिट डेलिमिनेटर पैटर्न ऑफ दिस वन, ठीक है। तो जिसमें आप देख रहे हैं 610, ओके। If the output bit string after stuffing is this, okay। तो देखिए अब हमारा पैटर्न जो है स्टार्टिंग बिट हमने बोल दिया यहाँ पे कि हमारा स्टार्टिंग बिट जो है ये होंगे, ठीक है। ऐसी एंड बिट भी हमारी ये होगी, ओके। नाउ अब हम जानते हैं अगर हमारा डेटा में कहीं पे भी ऐसा सीक्वेंस आया तो हम हर 5th बिट के बाद में क्या करेंगे, एक 0 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे रिसीविंग के बाद का हमारे को दे रखा है, ठीक है। तो रिसीविंग के बाद में अगर हम देख रखा है तो हमने सेंड क्या किया था। तो देखिए हमने सेंड क्या किया होगा, 0 1 1 1 1, ठीक है। 5 1 है, 5 1 के बाद हमने एक 0 इंसर्ट कर दिया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक है ना। तो 5 1 के बाद में हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक 0 इंसर्ट हो गया था। तो इसको 0 को हम हटा देंगे, तो 0 को यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो अब हमारा जो डेटा था वो ये हो गया, क्योंकि हर 5 1 आते ही हम एक 0 क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि पता नहीं हमें छठी बिट कौन सी है ना। फिर उसके बाद तो सारा डेटा हमारा सही है ही। तो इसका मतलब हमने ये जो है ये सेंड किया था और रिसीव ये चीज हुई है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पैटर्न 0 5 1 0 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर चीज कि हमने अगर हमारा ये डेटा था और डेटा को जब हम ट्रांसमिट करने जा रहे हैं तो जैसे 5 1 दिखेंगे हम एक बीच में क्या कर देते हैं, 0 इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है बिट स्टफिंग के अंदर।
नाउ देखिए एक और क्वेश्चंस। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन ए यूज 32 बिट बाइट्स पैकेट्स। स्टेशन ए है जो कि 32 बिट बाइट्स पैकेट्स क्या करता है, यूज करता है टू ट्रांसमिट मैसेज। ठीक है, एक स्टेशन ए जो है 32 बिट्स पैकेट्स की साइज का ट्रांसमिट कर रहा है टू मैसेज बी को। ओके, यूजिंग ए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ओके, और राउंड ट्रिप डिले दे रखा है इसमें भी, बिटवीन ए और बी के बीच में राउंड ट्रिप डिले आपको दे रखा है 80 मिली सेकेंड्स। ओके, एंड द बोटलनेक बैंडविड्थ आपको क्या करना है इसमें, ऑन द पाथ बिटवीन, तो बोटलनेक बैंडविड्थ जो दे रखी है ए से बी की वो दे रखी है आपकी 128 kbps। ओके, तो वही ऑप्टिमल विंडो साइज हमें यहाँ पे निकालनी है कि ए की कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 40 जो है वो हमारी विंडो की साइज होनी चाहिए। ठीक है, नाउ वापस से देखिए सेम क्वेश्चन हमने ऐसे ही पहले देखा था, सेम उसी स्टेप से हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे हमारा जो नियर अबाउट आंसर है वो हमारे को रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ गिवन थी, तो देखो एक तो पैकेट की साइज गिवन थी हमारी। ठीक है, पैकेट की साइज हमारी 32 बाइट्स थी, एक चीज़। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे RTT हमें गिवन था, राउंड ट्रिप टाइम। तो राउंड ट्रिप टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पे 80 हमें गिवन था। ठीक है, और तीसरा जो है हमारे को बोटलनेक बैंडविड्थ इसकी गिवन है, तो एक तरीके से बैंडविड्थ हमारे को गिवन है 128 kbps। तो पहले तो हमने इनको बिट्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे बेस्ट रहता है बिट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले BDP बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। ठीक है, तो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बैंडविड्थ हमें दे रखा है, RTT हमें दिया हुआ है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा BDP हमें जो है कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलिए, नाउ जब हमारा BDP हमारा कैलकुलेट हो गया, बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट अगर हमारा कैलकुलेट हो गया, तो उसके बाद फिर हमें निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स इन फ्लाइट। तो नंबर ऑफ पैकेट्स इन फ्लाइट निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है ऑप्टिमल विंडो साइज का, वो होता है BDP अपॉन पैकेट साइज। ठीक है, और पैकेट की साइज जो है वो आप देख रहे हैं हमें दे रखी है 256 दे रखी है। तो यहाँ पे BDP को अब हमने पैकेट साइज से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, या डायरेक्ट भी आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते थे कि जो ऑप्टिमल विंडो साइज है उसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि बैंडविड्थ इनटू RTT डिवाइड बाय पैकेट साइज। ठीक है, तो यही भी आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते थे ऑप्टिमल विंडो साइज के अकॉर्डिंग। तो जब आपने यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं आपका सॉल्यूशन आ गया 40 पैकेट्स। ठीक है, तो 40 पैकेट्स जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है सबको? नाउ देखिए आप ये, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नेट। तो नेट का यूज अभी, हाँ जैसे चलिए नेट का यूज बताता हूँ मैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो जैसे सपोज करिए आपकी कोई यूनिवर्सिटी है, डायग्राम ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपने लगा रखे हैं, बहुत सारे राउटर्स लगा रखे हैं, लैन लगा रखी है। ठीक है, और सर्वर रूम है, समथिंग इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। नाउ अब ये सर्वर रूम जो है आपका, वहाँ पे आप देखते हैं ISP से इंटरनेट कनेक्शन आता है। ठीक है, ISP से इंटरनेट कनेक्शन आया सर्वर रूम में, तो सर्वर रूम के पास आपके पास एक पब्लिक IP आ गई। ठीक है, अब एक सिंगल पब्लिक IP से आपने जितने भी कंप्यूटर लैब थी या आपकी यूनिवर्सिटी में जितने भी कंप्यूटर थे सब पे इंटरनेट चला रखा है। और आप देखते हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर एक तरीके से सब पे प्राइवेट IP होती है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से कोई डेटा अगर सेंड करना है तो आउटसाइड द वर्ल्ड जब डेटा जाएगा तो वो प्राइवेट IP को तो जानता ही नहीं है, वो किसको जानता है, पब्लिक IP को। तो मैं प्राइवेट IP को पब्लिक IP से क्या कर रहा हूँ, मैप कर रहा हूँ। ये काम होता है हमारा नेट प्रोटोकॉल का, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। ठीक है, जो कि हमारे प्राइवेट IP एड्रेस को ट्रांसलेट करता है किसमें, हमारे पब्लिक IP एड्रेस के अंदर। तो नाउ देखिए यहाँ पे
ऑप्शन बी जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, टू मैप प्राइवेट आईपी एड्रेस टू ए सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो कोई डाउट इसमें? नाउ देखिए, which of the following is not a function of data link layer in the OSI model? तो OSI मॉडल आपने पढ़ाई है, उसमें फ्रेमिंग भी होती है, एरर डिटेक्शन करेक्शन भी होता है, फ्लो कंट्रोल भी होता है, लेकिन एड्रेसिंग नहीं होती है, एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर पे होती है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है इस केस में। नाउ which routing algorithm use the Bellman-Ford algorithm to determine the best path to the destination? तो हमारी दो तरह की डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग मतलब दो तरह की हमारी डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम होती है। तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस वेक्टर सबसे ज़्यादा, या फिर यूज़ करते हैं लिंक स्टेट। तो डिस्टेंस वेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? बेलमैन-फोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम वो कहलाएगी हमारी बेलमैन-फोर्ड राउटिंग एल्गोरिथम, जो कि यूज करती है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का बेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो ये हमारे सारे नेटवर्किंग के जो फर्स्ट मॉडल पेपर जो था उसके अंदर सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशंस था। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे मेंशंस भी किए हुए हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर करके देखेंगे, ट्राई करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे हम एंड करते हैं हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, और नाउ फिर नेक्स्ट जो देखेंगे हम वो देखेंगे मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।